गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अब आप लोगों को ये पता ही होगा बच्चों कि हमने पूरा चैप्टर पूरा ही कर लिया है, मगर कुछ टॉपिक जो क्वेश्चन में रह चुके हैं, जैसे मतलब लघुरात्मक जो पर्सन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने आया नहीं था, हमारे चैप्टर के अंदर आया नहीं था। ठीक है, बस ये पॉइंट आया था जो हमने समझ लिया था, मगर क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के आधार पे ही आंसर को समझा रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए बुक्स के अंदर लघुरात्मक पर्सन नंबर 4 है, जिसके अंदर दिया हुआ है कि त्वरित। त्वरित का मतलब होता है बेटा क्विक, जो हमने क्विक सॉर्टिंग करी थी अभी लास्ट टाइम में, वही क्विक बोलते हैं उसे। त्वरित, त्वरित मतलब स्पीड में, फास्ट। तो त्वरित यानी क्विक सॉर्टिंग के लिए सबसे ख़राब स्थिति, यानी सबसे ख़राब स्थिति को हम बोलते हैं बर्स्ट केस। ठीक है, बर्स्ट केस का रन टाइम है। अब देखो, ये जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा हमारे पास। ठीक है, हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है नीचे, देखिए कि त्वरित एल्गोरिदम के द्वारा होने वाली ख़राब स्थिति को समझाइए। कि जब हम त्वरित एल्गोरिदम काम में लेते हैं तो कौन सी ख़राब स्थिति होती है वो हम समझेंगे। तो बच्चों याद रखिए कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एल्गोरिदम की ख़राब स्थिति कौन सी होती थी। जो आपको पता है कि एल्गोरिदम से जो ख़राब स्थिति होती है वो होती है ओ ब्रैकेट में n log n होती है। ठीक है, अब हमको क्या देना है, त्वरित देना है। त्वरित का मतलब क्विक एल्गोरिदम। तो इसमें जो रन टाइम की जो ख़राब स्थिति होगी वो क्या होगी बेटा, ओ ब्रैकेट में n की पावर 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारे आया नहीं था। हमने जो कभी पूरा चैप्टर का जो चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ कर लिया था, तो उसमें क्वेश्चन बाकी रह गए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर है लघुरात्मक का, कि त्वरित एल्गोरिदम के लिए सबसे ख़राब स्थिति बर्स्ट केस, वही की वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, त्वरित एल्गोरिदम के लिए कौन सी सबसे ख़राब स्थिति है। अब देखो वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है 5वें नंबर के अंदर, तो अब इसमें आप क्या लिखोगे, वही क्या वही कि भाई देखो एल्गोरिदम के लिए कौन सी सबसे ख़राब स्थिति है। ठीक है, और उस वाले चौथे वाले में क्या बोला था, सबसे ख़राब स्थिति को समझाइए। देखो याद रखो बच्चा, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। उसमें क्या था, ख़राब स्थिति का रन टाइम बताइए। क्या था, ख़राब स्थिति का रन टाइम बताइए। तो हमने उसका रन टाइम बताया था, और रन टाइम का मतलब क्या होता है, जब वो चलती थी एल्गोरिदम हम जब काम में लेते थे, तो चलने के दौरान जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं रन टाइम। तो रन टाइम के अंदर हमने क्या दिया था बच्चों, उसका आंसर, ख़राब स्थिति क्या बताई थी रन टाइम की, ओ ब्रैकेट में n स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी ख़राब स्थिति बताई थी। मगर अब ये क्या बोल रहा है, देखिए त्वरित एल्गोरिदम के लिए सबसे कौन सी खराब स्थिति है। अब स्थिति कौन सी खराब स्थिति होती है, देखिए तो देखो किस त्वरित एल्गोरिदम के लिए सबसे खराब स्थिति कॉम्प्लेक्स यानी जटिलता। ठीक है, कौन सी है, ओ ब्रैकेट में n log n है। तो यही क्या बेटा खराब स्थिति होती है। अब इस चीज़ को हम हिंदी में क्या एक साथ और क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कठिनाई या समस्या। ठीक है, जहाँ पर n मतलब जो n ये आगे लिया हुआ है, ये जो हमने n आगे ले रखा है बच्चों, इस n का मतलब है बर्स्ट सॉर्ट किए जाने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा है क्वेश्चन। अब देखिए जब हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, हमारे अब ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं लघुरात्मक, तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं निम्नात्मक पर्सन। ठीक है बेटा, अब निम्नात्मक पर्सन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सी लाइन में लिखी हुई है, जो मैंने आपको लिखा है, बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला तो हमने कर चुके हैं, आप बुक्स लेना अपनी और देखना। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सबसे अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और क्यों है। अब बताओ, मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है वो कौन सी होती है बेटा, त्वरित होती है। त्वरित क्यों होती है, क्योंकि ये किसी भी नंबर को, किसी भी एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को या नंबरों को सॉर्ट करने के लिए ये क्या करती है, पहले उनको डिवाइड कर देती है, फिर उनको कंपेयर करके छोटे वाले को पहले लिखती है यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखती है, और बड़े वाले को राइट हैंड साइड में लिखती है,
और एक नंबर पाइवट, जो मैंने बताया था पाइवट यानी मुख्य नंबर को चुन लेती है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है बच्चों, कोई भी एल्गोरिदम क्या कर देती है, एरे लिस्ट के एलिमेंट को जल्दी से सॉर्ट कर देती है। तो याद रखिए सबसे अच्छी एल्गोरिदम जो सबसे फास्ट है वो त्वरित है। त्वरित का मतलब क्विक सॉर्टिंग। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं ये क्यों है वो देखिए। सबसे अच्छी सॉर्टिंग कौन सी है, तो देखिए आंसर देता हूँ आपके सामने। त्वरित एक प्रकार की अत्यंत कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अत्यंत कुशल मतलब बहुत अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है बच्चों, की अच्छी बोली है तो अच्छी को हम क्या बोलते हैं, अत्यंत कुशल। उसके बाद में देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, त्वरित एक प्रकार की अत्यंत कुशल सॉर्ट एल्गोरिदम है जो एक बड़े एरे के एलिमेंट को दो छोटे छोटे एरे एलिमेंट में विभाजित करती है, जो हमने बताया भी था। ठीक है, जिससे में से एक निर्धारित मान की तुलना में छोटा मान रखते हैं और दूसरे एरे में निर्धारित मान की तुलना अधिक मान से करते हैं। मतलब त्वरित एल्गोरिदम अच्छी क्यों है, तो देखो बच्चों तुम्हें इसके अंदर जो त्वरित की मैंने परिभाषा लिखाई थी, याद रखना जो मैंने त्वरित की आपको परिभाषा लिखाई थी वही लिखनी है। और अच्छी क्यों है, अनाया अच्छी क्यों है, तो आपको अच्छी क्यों में क्या लिखना है, आपको अच्छी क्यों में लिखना है कि त्वरित के द्वारा एरे लिस्ट के एलिमेंट को हम जल्दी से सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे लिस्ट के नंबरों में से एक पाइवट नंबर को चुन लेता है और पाइवट नंबर के आधार पर ही छोटे नंबरों को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है और बड़े नंबरों को राइट हैंड साइड में स्टोर करता है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको परिभाषा ये लिखो तो ये बेटर है, थोड़ी छोटी है। और अगर वो लिखना चाहो जो मैंने डेफिनेशन में लिखाई थी तो वो लिख लो, वो भी सही है बच्चों। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप परिभाषा लिख लेना। अब उसके बाद में देखिए निबंधात्मक प्रश्न के बड़े क्वेश्चन आंसर में से ये भी है कि सिलेक्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग में अंतर बताइए। तो देखिए बेटा अंतर बिल्कुल सिंपल है, जो हमने इसकी परिभाषा करी थी उसी के अनुसार क्या है, इसके अंतर भी है। तो देखिए अंतर क्या है, अब देखते हैं। पहले जब भी आप अंतर लिखो तो सिलेक्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग लिख लो। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या है, पहला पॉइंट है सिलेक्शन सॉर्टिंग में कि इसमें तत्वों को एरे लिस्ट में से चुनना होता है। भाई सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या करते हैं, हम एरे में से तत्व लिस्ट को चुनते हैं, सिंपल सी बात है भाई, लिस्ट में से चुनेंगे पहले। और इंसर्शन में क्या होता था, इसमें नए तत्वों को एरे लिस्ट में डालना होता है। भाई देखो सिलेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, चुनना, सिलेक्ट करना, चुनना, चयन करना। और इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना, एंड करना, किसी चीज़ को प्रविष्ट करना। तो पहली चीज़ तो ये सिंपल सी पता चल गई आपको। दूसरा अंतर देखिए बच्चों आप, दूसरा अंतर है कि इसमें एक सरल प्रकार की सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। देखो सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है, एक सरल प्रकार की सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जब मैंने इसकी एल्गोरिदम लिखाई थी तो आपको बताया भी था कि सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है, एक सरल प्रकार की एल्गोरिदम है। ठीक है, अब दूसरा क्या, इंसर्शन सॉर्टिंग। इसमें सिलेक्शन सॉर्टिंग की तुलना में कुछ जटिल एल्गोरिदम है। अब क्या कहेंगे भाई कि जो इंसर्शन सॉर्टिंग है ना वो क्या है, सिलेक्शन सॉर्टिंग की तुलना में थोड़ी जटिल है, हमें अंतर बताना है। जटिल क्यों है, क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं ना बच्चों तो हमें क्या है, जगह चाहिए होती है कि कोई भी नए एलिमेंट को हम इंसर्ट करने से पहले उसके लिए हम जगह देखते हैं मेमोरी के अंदर कि मेमोरी में उसके लिए जगह है या नहीं है। और जगह नहीं होती है तो हमें जगह बनानी पड़ती है। और जगह कैसे बनाते हैं, हम एरे लिस्ट के तत्वों को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है और थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या होती है कि सिर्फ एरे की लिस्ट में एलिमेंट रखे हुए हैं, हमें सिर्फ उनमें से सेलेक्ट करना है, चुनना है और कुछ नहीं करना काम। तो इसलिए ये थोड़ी क्या एल्गोरिदम थोड़ी आसान है और ये थोड़ी जटिल है। ठीक है, तुलना में सिलेक्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग की तुलना करेंगे तो हम कहेंगे कि सिलेक्शन सॉर्टिंग आसान है जबकि इंसर्शन सॉर्टिंग थोड़ी सी जटिल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, सिलेक्शन सॉर्टिंग एक इन प्लेस तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब देखिए सिलेक्शन सॉर्टिंग किसके आधार पर है, इन प्लेस सॉर्टिंग के आधार पर है, इन प्लेस सॉर्टिंग की तुलना के आधार पर है। अब देखिए इन प्लेस सॉर्टिंग में मैंने क्या बताया था, इन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब कल ही मैंने बताया आपको कि इन प्लेस के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम पहले से ही मेमोरी प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब भी क्या होता है कि एरे तत्व पहले से क्या है उसमें मौजूद है, मतलब इन प्लेस है। तो अब ये कह सकते हो कि सिलेक्शन सॉर्टिंग इन प्लेस सॉर्टिंग के आधार पर है। इतना ध्यान रखना बच्चों आप। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं
ये अंतर इसका। हाँ, जिसमें देखिए इन प्लेस सॉर्टिंग के आधार पर सॉर्टिंग है, जिसमें एरे लिस्ट के एरे लिस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। याद रखना, सिलेक्शन सॉर्टिंग किसके आधार पर है? इन प्लेस सॉर्टिंग के आधार पर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी लिस्ट को क्या कर देंगे, दो भागों में विभाजित कर देंगे बच्चों। अब देखिए ये वाली सॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्टिंग है, पॉइंट नंबर 3 कंपैरिजन में। इन प्लेस सॉर्टिंग इन प्लेस तुलना आधारित सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये भी सेम की सेम है, ठीक है, जिसमें एक सब लिस्ट बनाई जाती है जो हमेशा सॉर्ट रहती है। अब देखो तीसरी तुलना क्या करी इंसर्ट सॉर्टिंग के अंदर, वो ये करी बेटा कि ये भी कह रहे हैं कि ये भी क्या है, इन प्लेस सॉर्टिंग पर आधारित है, मगर इसमें क्या करते हैं कि जो एरे लिस्ट होती है उसकी सब लिस्ट बना लेते हैं। सब लिस्ट का मतलब एक एरे लिस्ट की 2, 3, 4, 5 हम आगे से आगे सब लिस्ट मतलब छोटी छोटी लिस्टें बनाते चले जाते हैं, ठीक है, उस पर आधारित है। और उसके बाद में हम उसे क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। उसके बाद में देखो चौथा अंतर देखिए, इसका चौथा अंतर लिखा हुआ है बच्चों सिलेक्शन सॉर्टिंग में, इसकी एल्गोरिदम सबसे ख़राब होती है। अब देखिए इसकी एल्गोरिदम क्या होती है बेटा, सबसे ख़राब होती है। अब कहेंगे कि एल्गोरिदम सबसे ख़राब क्यों है, एल्गोरिदम तो ख़राब है, हमने लिख दिया कि भाई इसकी एल्गोरिदम सबसे ख़राब होती है, मगर क्यों होती है? तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्शन सॉर्टिंग के अंदर जब भी हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें पूरी लिस्ट के एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी उनको सर्च करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उसके बाद में ही हम कोई भी लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को चुनते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ये एल्गोरिदम टाइम बहुत लेती है, तो हम कहेंगे कि सबसे क्या है, ख़राब एल्गोरिदम है। और दूसरा आता है कि इंसर्शन एल्गोरिदम क्या है, एक कम ख़राब एल्गोरिदम है, मतलब ये थोड़ा कम टाइम लेती है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लास्ट अंतर आता है हमारा अति लघुरात्मक का, वो ये है कि स्थिर सॉर्टिंग, स्थिर और अस्थिर सॉर्टिंग के बीच अंतर लिखो। यानी 5वां है ये लघुरात्मक का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। अब आपको कल ही मैंने ये पॉइंट समझाया था बच्चों कि स्थिर सॉर्टिंग क्या है और अस्थिर सॉर्टिंग क्या है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं थी और बहुत ही सिंपल से हमने इसे कल भी लिया था। तो आप देखिए इसके अंदर स्थिर सॉर्टिंग वाले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अंतर बताते हैं हम। पहला अंतर है कि स्थिर सॉर्टिंग के अंदर बताता हूँ, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में तत्वों को सॉर्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉर्ट करने के बाद स्थिर सॉर्टिंग में क्या होता है, क्या बताया था कल, के जो भी तत्व होगा, अगर एक समान तत्व होगा तो वो वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा। सॉर्ट करने के बाद एक जैसे तत्वों को क्रम में लिखते हैं, मतलब सॉर्ट करने के बाद क्या होता है, एक जैसे जो तत्व हैं उनको क्या लिखते हैं, एक ही क्रम में लिखते हैं। या आप इसकी डेफिनेशन में एक ही तीसरा अंतर ये भी दे देना बच्चों कि जो मैंने परिभाषा लिखाई थी वो आमने सामने लिख देना, वो भी क्या एक अंतर है, वो तीसरा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में तत्वों को सॉर्ट करने के बाद वह पहले एक जैसे तत्वों को अवरोहित व आरोहित क्रम में लिखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो भी तत्व होंगे ना बेटा, जो भी तत्व हम लेंगे उसको हम किस प्रकार सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले सॉर्ट करने के बाद पहले एक जैसे तत्वों को अवरोहित और आरोहित क्रम में अवरोहित और आरोहित क्रम में क्या होता है बच्चा, बढ़ता हुआ क्रम या घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अंतर देखो इसका स्थिर सॉर्टिंग का। स्टेबल सॉर्टिंग यानी स्थिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम में तत्वों को परिवर्तित नहीं करते हैं, जो कि सबको पता है आपको भाई, हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो जैसा एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर हम उसे वैसे के वैसे क्या करते हैं, रहने देते हैं बच्चों, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखो इसके अंदर वही का वही कि तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते थे, स्टेबल सॉर्टिंग में नहीं कर सकते थे और इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हुए बच्चों। जो कोई जैसे मैंने भाई आप बुक्स लोगे, बुक्स में उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि बीच बीच में ना क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है। जैसे देखो चैप्टर नंबर 3 के 4 नंबर का मैंने लघुरात्मक प्रश्न तक कराया, तो इसका मतलब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही आपको उसकी रिवीजन वो
मैंने पहले ही आपको करा दिए, जब मैं आपको पूरे नोट्स लिखा रहा था चैप्टर नंबर 3 के, तभी मैंने आपको क्या वो लिखा दिए। तो मतलब वो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। मैं बुक्स लेके नहीं आए तो बुक्स में आपको बता देता कि ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और जो क्वेश्चन बच गए थे, मतलब जो हमने क्वेश्चन घुमा के आ गए, ठीक है, या वो क्वेश्चन हमने लिए ही नहीं, बुक्स में नहीं लिखे हुआ है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में आ गए मगर उसकी मेन पॉइंट नहीं आया समझाने के लिए, तो वो हमने क्या करा, ऐसे कैसे अभी करा दिए। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 निपुणात्मक लघुणात्मक में और निपुणात्मक में फर्स्ट तो हमने करा दिया था, और सेकंड 4 और 5th ये बच्चों आप कर लेना, ठीक है। ये जैसा लिखा वैसा भी लिख लेना, नहीं तो अगर आप और चाहो कि भाई ये जैसे अंतर जो है स्टेबल सॉर्टिंग और अनस्टेबल सॉर्टिंग में जो अंतर है बच्चों, तुम चाहते हो कि इसे और थोड़ा बड़ा लिखें, तो वो जो परिभाषा मैंने लिखाई थी वो भी आप सामने लिख सकते हो, और आप साथ ही साथ में जो उदाहरण लिखाए थे वो उदाहरण भी अंतर में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर अंतर 2 नंबर का 3 नंबर का आ जाता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन लिखी थी वो भी आमने सामने लिख देना, स्थिर और अस्थिर सॉर्टिंग के अंदर, ठीक है। और साथ के साथ में जो मैंने उदाहरण कराया था आपको, जो उदाहरण लिखाया था वो उदाहरण भी आप आमने सामने लिख देना, मतलब अंतर के अंदर लिख देना, जिससे क्या होगा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। ये मत सोचना ये 2 लाइनें लिखी हुई है 2 अंतर लिखे हैं तो 2 अंतर ही लिखा है, ऐसा मत करना। ये मैंने इसलिए लिखी हुई है कम क्योंकि मैं इसकी जो परिभाषा है वो लिखा चुका हूँ और इसके उदाहरण भी लिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसके उदाहरण यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है, ये याद रखना बच्चों आप। तो नीचे लिख लेना कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर के भी पॉइंट हमें यहाँ लिखने हैं, अंतर के अंदर ये लिख लेना आप, ठीक है। नीचे लिख लेना कि जो इसके परिभाषा में जो हमने परिभाषा लिखी है वो और उसके उदाहरण भी हमें अंतर में लिखने हैं। यदि क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर का आ जाए तो, अगर 1 नंबर का आता है तो 2 लिखना बहुत है, अगर 2 नंबर का आ जाए तो एक उदाहरण सामने दे देना, और अगर 3 नंबर का आ जाए तो परिभाषा भी आमने सामने लिख देना। मैंने आपको ये चीज़ समझाई बच्चों कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन जिस मार्क्स का जितने नंबर का है उसके अनुसार ही उसे लिखना, क्योंकि हमने देखो कोई भी क्वेश्चन को बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा है और पूरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा है, मतलब कि अगर वो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो हमने 1 नंबर जितना भी पढ़ा है, अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमने 2 नंबर जितना भी पढ़ा है, अगर वो क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है तो हमने उतना भी पढ़ा है उसको, तो हमें उसके अनुसार ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि 4 नंबर का है तो 2-4 लाइनें 2-3 लाइन लिख कर जाओ को बचते ही था लिखा हुआ था। तो यार अगर बेटा उदाहरण भी लिखाए हुए हैं, ठीक है, उसके एल्गोरिदम भी लिखाई हुई, ये भी सब इसकी निबंधात्मक जो 4 नंबर के आते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ हमें लिखनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कल से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। तो आप सब बच्चों कंप्लीट काम कर लेना और मैं आपका काम भी चेक करूँगा अब।